डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी डिफरेंशिएशन। यूनिट नंबर 5 में आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद जो भी इनके कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ेंगे, और बाद में कोशी रीमान इक्वेशन का प्रूफ भी करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि कोशी रीमान इक्वेशन का प्रूफ आपको करना है। कोशी रीमान इक्वेशन का प्रूफ भी कभी कभी आ जाता है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी काफ़ी आपको करने हैं। तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसके, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि आपने थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया इनका लिया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ रियल नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म जेड इक्वल्स टू एक्स वाई। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर्ड पेयर है। किनका ऑर्डर्ड पेयर है? दो रियल नंबर एक्स और वाई का, जहां पर एक्स क्या कहलाता है? रियल पार्ट, और आयोटा चूंकि वाई के साथ आया है इसलिए वाई क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। एक्स और वाई ध्यान दीजिए दोनों रियल हैं, लेकिन चूंकि एक्स केवल सिंपल लिखा हुआ है इसलिए वो रियल पार्ट है, और चूंकि वाई के साथ आयोटा यानी इमेजिनरी क्वांटिटी आ गई इसलिए वो क्या हो गया है? इमेजिनरी पार्ट बन गया है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर का कॉम्बिनेशन है, जिनमें से एक उसका रियल पार्ट है और दूसरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ये बात आप जानते हैं कि जिसके साथ जिस नंबर के साथ भी आयोटा क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आ जाती है वो क्या हो जाती है? इमेजिनरी पार्ट हो जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में। जैसे कि कॉम्प्लेक्स, जैसा आपके पास रियल नंबर होते हैं, रियल वेरिएबल होते हैं, इसी प्रकार से हमारे पास अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को भी जानना जरूरी है। देखते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे जब आप रियल नंबर पढ़ते थे तो वहाँ पर भी आप फंक्शन बना लेते थे। जैसे आप बोलते थे कि वाई फंक्शन है एक्स का, जेड फंक्शन है एक्स और वाई का। तो इसी तरीके से आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को भी पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपने पढ़ा, इफ x एंड y आर रियल नंबर एंड z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई देन z इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो मतलब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी को आप क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या? इफ करेस्पॉन्डिंग टू ईच वेरिएबल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल्स टू x प्लस आर वाई इन ए रीजन आर there correspond one or more value of another function w equals to u plus iv, then w is called a function of complex variable z। तो यहाँ पर आपने क्या कहा है? जो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है इसको आप क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी बोलते हैं। और आपने ये बात कही कि अगर इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए आपके पास एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है w इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, जो कि जेड की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग में आपको मिल सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि नीचे आपको लिखा हुआ है कि डब्लू इज फंक्शन ऑफ जेड। मतलब ये कहा आपने कि डब्लू फंक्शन ऑफ जेड कब कहा जाएगा? जब आपके पास एफ जेड के लिए यानी जेड के लिए डब्लू की अलग अलग वैल्यूज आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, एक या एक से ज़्यादा। तो जब आपने डब्लू इक्वल्स टू एफ जेड कहा है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? कि डब्लू किसका फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड का फंक्शन है, और W की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? U प्लस आई वी। तो ये आपको जो U प्लस आई वी वैल्यूज मिलती हैं ये किससे करस्पॉन्ड मिलती हैं? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z के करस्पॉन्डिंग में मिल रही है। इसलिए आपने W को क्या कहा? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z। तो यहाँ पर W क्या है? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल Z है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल से भी डिनोट कर सकते हैं, नीचे आपकी लिखी हुई है, देख सकते हैं आप इसको। फॉर एग्जाम्पल W इक्वल टू जेड स्क्वायर अगर आपने लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं W इज डायरेक्टली लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ जेड, नीचे वाली लाइन में यहाँ पर W इज फंक्शन ऑफ जेड। और W की वैल्यू क्या है आपके पास? क्योंकि W भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, उसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट होंगे, तो वो हो जाएगा U प्लस आई वी। ऑलरेडी जेड आपको पता है, जेड इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस आई वाई, तो जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स प्लस आई वाई यानी जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। जब आपने दोनों की डेफिनेशन को रखा नेक्स्ट वाली लाइन में, W इक्वल्स टू यू प्लस आई वी और Z इक्वल्स टू आपने क्या रख लिया? एक्स प्लस आई वाई। तो इस वाले टर्म से क्या हो गया? W इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर। स्क्वायर आपको खोलना आता है दो नंबर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, या अगर पीछे प्लस है तो प्लस टू ए बी आपको दिया हुआ है। जब फर्स्ट टर्म आपने एक्सपेंड किया ये आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट में राइट हैंड साइड आई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टू एक्स वाई। तो जब आपने दोनों साइड से कंपेयर किया रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू
2xy। तो नीचे आप कह रहे हैं दस u एंड v द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ w आर फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x एंड y। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपने सीखा है कि कोई भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन बनाना है, तो जैसे यहाँ पर आपने क्या कहा है, w इज फंक्शन ऑफ z। तो यहाँ पर जब आपने w और z की डेफिनेशन को अलग अलग लिखा, w की वैल्यू को u प्लस आई भी लिखा, z की वैल्यू को x प्लस आई वाई लिखा है, बाद में दोनों को कंपैरिजन करने पर आपको u की वैल्यू रियल पार्ट के करस्पॉन्ड रियल वैल्यू मिली है और इमेजिनरी वैल्यू b के करस्पॉन्ड आपको इमेजिनरी वैल्यू मिली है। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन भी बना सकते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा आपने जब लिखा हुआ है w इज फंक्शन ऑफ z, तो यानी u और v किसके फंक्शन है, x और y के। w किसका फंक्शन हुआ, z का, और z ऑलरेडी किसका फंक्शन हो गया, x और y का। तो इसका मतलब u और v भी किसके फंक्शन हो गए, x और y के। नीचे लिखा हुआ आपने इफ देयर इज टू ईच वैल्यू ऑफ z देयर करस्पॉन्ड वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ w देन w इज कॉल्ड ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ जेड। एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन में सिंगल वैल्यूड फंक्शन लिखा हुआ है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये आपने लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ देयर इज टू ईच वैल्यू ऑफ जेड, मतलब अगर जेड की एक वैल्यू के लिए डब्ल्यू की ओनली एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ध्यान दीजिए, अगर जेड की एक वैल्यू के लिए डब्ल्यू की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो डब्ल्यू क्या कहलाता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप थ्योरम्स प्रूव करेंगे तो बार बार ये टर्म आएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, तो इसलिए अभी ध्यान दीजिए इस पर। तो अगर अगर z की एक वैल्यू के लिए w की सिर्फ एक ही वैल्यू है तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल वैल्यूड। और अगर एक से ज़्यादा वैल्यू है, जैसे अगली लाइन में लिखा हुआ है इफ़ टू ईच वैल्यू ऑफ z देयर करस्पॉन्ड मोर देन वन वैल्यू ऑफ w देन w इज कॉल्ड ए मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू w की है z के करस्पॉन्ड में तो w क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड। लाइक एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ है लाइक w इक्वस टू अंडर रूट जेड। तो w इक्वस टू अंडर रूट जेड लिखने का मतलब क्या है, प्लस अंडर रूट जेड और माइनस अंडर रूट जेड। मतलब w के लिए z की दो वैल्यू हैं, या हम कह सकते हैं z के करस्पॉन्ड में w की दो वैल्यू अंडर रूट जेड और प्लस का और माइनस अंडर रूट जेड है, इसलिए ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो देखिए, जैसा कंसेप्ट लिमिट का रियल वेरिएबल के लिए था वैसे ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए भी रहेगा। बस सिर्फ अंतर इतना आ जाएगा कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट आपके पास होंगे, वहाँ पर आपके पास केवल एक ही पार्ट होता था। तो आइए बात करते हैं लिमिट की। कोई भी फंक्शन एफ जेड टेंड्स टू द लिमिट एल एज जेड स्टैंडिंग टू जेड जीरो अलोंग एनी पाथ। मतलब किसी फंक्शन की लिमिट को आप एल कहेंगे कि अगर जेड किसी वैल्यू जेड जीरो की ओर टेंड कर रहा है, जानी रहा है, टेंड कर रहा है अलोंग एनी पाथ, किसी भी पाथ के अलोंग जा सकता है। इफ टू ईच पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल देयर करस्पॉन्ड ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट। तो आपने ये कहा कि सपोज जेड क्या कर रहा है, जेड जीरो की ओर टेंड कर रहा है, किसी भी पाथ के अलोंग जा सकता है। तो एक पॉजिटिव आर्बिट्रेरी नंबर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास क्या है, एक दूसरा पॉजिटिव नंबर डेल्टा है, और वो किस प्रकार है कि एफ जेड माइनस एल का जो मॉडुलस है वो क्या होगा, हमेशा एक क्वांटिटी से एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। इस जैसे आपको रियल वेरिएबल के समय बताया था, जब आप लिमिट बोलते हैं तो उसका मतलब होता है किसी एक फिक्स पॉइंट से आपकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो एफ जेड और एल का जो डिफरेंस होगा, यानी जो जिस चीज़ को आप लिमिट कह रहे हैं और जिस फंक्शन की लिमिट बोल रहे हैं, तो उस फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मॉडुलस होगा, वो हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आप लिमिट बोलते हैं एल को। तो सिंपली केस में आप बोल सकते हैं कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो एफ जेड इक्वल्स टू एस। मतलब जेड कहाँ जा रहा है, जेड जीरो की ओर, तो फंक्शन एफ जेड की लिमिट क्या है, एल है। यहाँ पर लिमिट एल का मतलब कहने का है कि फंक्शन की वैल्यू जेड यानी एफ जेड और माइनस एल का जो डिफरेंस का मॉडुलस है वो एक क्वांटिटी से छोटा, यानी आपने उसको एक नंबर से लिमिटाइज्ड कर दिया है। जैसे आप बोलते हैं लिमिट 2 है, तो मतलब आपकी जो लिमिट है वो 2 की ओर जा रही है, मतलब 2 से छोटी ही रहेगी, 2 से बड़ी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, 2 की ओर अग्रसरित है, 2 से बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर आपने एप्सिलॉन को लिया। तो डेफिनेशन बेसिक रियल नंबर जैसी ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए बात करते हैं कॉन्टीन्यूटी की, कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ जेड। तो कॉन्टीन्यूटी में हम क्या करते हैं, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूड एट पॉइंट जेड इक्वल टू जेड जीरो। कोई भी अगर आपके पास सिंगल वैल्यूड आप समझ गए ना, अभी ऊपर डेफिनेशन में भी आया था, मतलब
डब्लू की एक ही वैल्यू है जेड की एक वैल्यू के लिए। तो अगर कोई एफ जेड सिंगल वैल्यूड फंक्शन और कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट जेड बराबर जेड जीरो पर, तो एफ जेड तो लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड जीरो एफ जेड एग्जिस्ट एंड एफ जेड इक्वल्स टू एफ जेड जीरो। मतलब कहने का ये है, अगर लिमिट क्या है जेड की जेड जीरो की ओर जा रही है और फंक्शन ऑफ एफ जेड की लिमिट निकालते हैं और वो किसके इक्वल आ जाती है जेड जीरो पर फंक्शन की वैल्यू को, तो फंक्शन क्या कहलाता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। मतलब यहीं पर कहने का क्या है कि अगर आप लिमिट ले रहे हैं जेड से जेड जीरो और फंक्शन की वैल्यू को आप जेड जीरो पर निकालते हैं, तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू यानी जेड जीरो पर वैल्यू दोनों सेम आ जाएं तो फंक्शन क्या कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। जैसे आप सिंपल रियल वेरिएबल में बोलते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर बराबर आती है तो फंक्शन क्या हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो आपने क्या कहा, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा किसी पॉइंट जेड इक्वल टू जेड जीरो पर अगर एफ जेड जीरो एग्जिस्ट करता है, एफ जेड जीरो की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब जेड जीरो पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है जिसको आप क्या बोल रहे हैं एफ जेड जीरो बोल रहे हैं, वो किसके बराबर है जेड टेंडिंग टू जेड जीरो पर फंक्शन की लिमिट के बराबर है। मतलब आप लिमिट निकालें जेड टेंडिंग टू जेड जीरो पर फंक्शन की और फंक्शन की ही वैल्यू उस पॉइंट जेड जीरो पर निकालें और दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। तो जैसा आपने रियल वेरिएबल में डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ कुछ वैसी ही डेफिनेशन यहाँ पर भी है। तो आपने क्या कहा है यहाँ पर, लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। मतलब डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किसका फंक्शन है जेड का, हमारे पास यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है डब्ल्यू इज फंक्शन ऑफ जेड। और जेड किस किस का फंक्शन है एक्स और वाई का, ये आप जानते ही हैं क्योंकि जेड इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डब्ल्यू इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो आपने क्या कहा, तो डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ जेड, जिसको आप क्या बोल सकते हैं डी डब्ल्यू ओवर डी जेड। मतलब डब्ल्यू का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने आपको रियल वेरिएबल के समय पर भी बताया है कि डिफरेंशिएशन हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर भी आपने यही किया है डी डब्ल्यू ओवर डी जेड किया है, तो यानी डिपेंडेंट वेरिएबल डब्ल्यू का जेड की रेस्पेक्ट में आपने क्या किया है डिफरेंशिएशन किया है। तो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड जिसको आप एफ डैश जेड भी बोल सकते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा लिमिट जेड टेंडिंग डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। रियल वेरिएबल में आप क्या लेते थे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो वहाँ एच क्या होता था एक बहुत छोटा सा कोई क्वांटिटी होती, तो यहाँ पर आपने छोटी सी क्वांटिटी को क्या लिया हुआ है यहाँ पर डेल्टा जेड लिया हुआ है। और करते क्या थे आप वहाँ पर रियल वेरिएबल की अगर बात करूं, अगर एफ एक्स का आप निकाल दे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा जेड ली हुई है। तो एफ जेड फंक्शन के अंदर छोटा सा इंक्रीमेंट कितना हुआ एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है एफ जेड और अपॉन में क्या है डेल्टा जेड। तो जैसे आप वहां पर एच लेते थे यहाँ पर आपने डेल्टा जेड ले लिया है, बाकी सारी बातें एज इट इज लिखी हुई हैं। तो डेफिनेशन क्वाइट सिमिलर टू रियल वेरिएबल है, बस यहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को लिया है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपने जो इंक्रीमेंट ले लिया है वो डेल्टा जेड ले लिया है, वहां पर आप क्या लेते थे एच लेते थे। ठीक है, तो दिस डेफिनेशन इज क्वाइट क्लियर, डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन की, बहुत बार ये पूछ भी ली जाती है कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। तो एनालिटिक फंक्शन क्या है ये बात करते हैं थोड़ी सी। तो एनालिटिक फंक्शन में क्या कहा गया है कि कोई भी फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड जीरो। कोई भी फंक्शन एफ जेड एनालिटिक कहलाएगा किसी भी पॉइंट जेड जीरो पर इफ इट इज वन वैल्यूड यानी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड आप समझ गए, यानी एक ही वैल्यू होगी फंक्शन की किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, एंड डिफरेंशिएबल, और फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल मतलब उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा नॉट ओनली एट जेड जीरो, ना कि सिर्फ जेड जीरो पर, बट एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ जेड जीरो। मतलब फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा, मतलब एक ही वैल्यू होगी फंक्शन की, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा ना कि केवल जेड जीरो पर, बल्कि जेड जीरो के आसपास के सभी पॉइंट पर ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसा फंक्शन किसी पॉइंट जेड जीरो पर क्या कहलाएगा एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। तो एनालिटिक फंक्शन कब होगा, ध्यान दीजिए, पहली बात तो वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए जेड जीरो पर, और दूसरा उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ना कि केवल जेड जीरो पर बल्कि जेड जीरो के आसपास के भी सभी पॉइंट पर करना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। नीचे यहाँ पर इसका एग्जांपल भी एक लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स, बड़ा फेमस एग्जांपल है, ई की पावर एक्स
कोस वाई और प्लस आई साइन वाई, ये आपने इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है उसके कुछ अदर नेम भी होते हैं, जैसे इसको रेगुलर या होलोमॉर्फिक या मोनोजेनिक फंक्शन भी समटाइम बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ए फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी एफ एफ वन अपॉन जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू, चलिए आगे की बात होगी, अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आइए बात करते हैं इंटायर फंक्शन की। इंटायर फंक्शन होता क्या है? ए फंक्शन एफ जेड विच इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। मतलब अगर कोई फंक्शन है जो कि किसी प्लेन के या किसी तल के सभी पॉइंट पर क्या है, एनालिटिक है, मतलब दिए हुए प्लेन के सभी पॉइंट पर कोई फंक्शन एनालिटिक है, तो उस फंक्शन को आप क्या बोलते हैं? एंटायर फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सिंस डेरिवेटिव ऑफ ए पोलिनोमियल एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट। अगर आप किसी पोलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालें तो वो सभी पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं इंटायर फंक्शन के। आइए अब बात कर लेते हैं कॉची रीमान इक्वेशन से संबंधित। तो इसमें क्या आती है बात की, सबसे पहले हम कॉची रीमान इक्वेशन पढ़ने से पहले क्या करते हैं? नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पढ़ते हैं किसी फंक्शन के लिए एनालिटिक होने के लिए। ये सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन में ही कॉची रीमान इक्वेशन का प्रूफ भी कहीं ना कहीं हमको मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉची रीमान इक्वेशन का प्रूफ, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट आज आप क्या करें, इन सभी बेसिक डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसा आज आपने क्या पढ़ा है, आज आपने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ जेड पढ़ा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन पढ़ा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन आपने पढ़ा, उनके एग्जाम्पल देखे, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन देखी है, इंटायर फंक्शन की डेफिनेशन देखी है, लिमिट देखी है। तो इन डेफिनेशंस को आप अच्छे से अपने माइंड में तैयार करिए। इन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। और कल नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की बात करेंगे और कॉची रीमान इक्वेशन का प्रूफ भी देखेंगे, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।